एग्जामिनर में हो सकता है कि उसकी नजर उसी क्वेश्चन पे पड़ जाए तो आपका वो पूरा पेपर ही उड़ा देगा। तो आप लोगों ने यह बहुत केयरफुली इनको अटेम्प्ट करना है। आईसीएमए की साइट के ऊपर मॉक एग्जाम पड़े हुए हैं, आप वहां पे लॉगिन हो और वहां पे जाके अपना एग्जाम ट्राई कर लें जो कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पेपर। आपकी एक बेसिक कोर बुक होनी चाहिए और अपने पास पेपर। 90% चांस है कि आप वहां से पास कर जाएंगे अगर आपने वो अच्छे तरीके से पास पेपर पढ़े हुए थे। अगर क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा एग्जाम आपने देखा होगा कि पास पेपर से ही कुछ 80-20 का वो डिफरेंस होता है। थोड़ी सी उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़े से वर्ड चेंज कर दिए, न्यूमेरिकल में जहाँ 1000 आना था उन्होंने 2000 कर दिया, तो उस तरीके से वो सारे का सारा हमारे चेंज हो जाता है। लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पास पेपर से क्लियर हो जाएगा बहुत होता है। तो दूसरा एक और अहम चीज है, आप लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे उनके एमसीक्यू। तो आप लोग गूगल के पे जाएं, वहां पे आपका अगर बजटिंग का है तो आप लिखें एमसीक्यू अबाउट बजटिंग, वहां पे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपकी प्रैक्टिस का पास पेपर प्लस गूगल के ऊपर जाएंगे तो आपका +1 बुक आपका 95% कोर्स क्लियर हो जाएगा। और आपको बाल का आउट ऑफ 3 क्वेश्चन जो नजर आते हैं उसकी यही रीजन होती है। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। इसकी एग्जांपल ये बेसिकली न्यूमेरिकल में से जो आपका एमसीक्यूज है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पूछ लेता है। A budget does not change throughout the budget period। ये एक्चुअली आंसर दे रहा है, इसमें से आपने एक चूज करना है। A budget that shows a detailed schedule of expected sales for a budget period, या फिर a budget that does not change as volume change, a budget that adjusts for the changes in the volume activity। तो यहाँ पे आपसे एक तो वो थ्योरेटिकल आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो आपने बेसिकली हमारे एग्जामिनर सिस्टम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो आपको क्वेश्चन ट्रिकी लगता है या जो मुश्किल लगता है उसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, बजाय तो उसके कि आप उनमें एक में ही फंसे रहे और वो आपका टाइम नहीं है। फिर नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये कुछ उसके आंसर्स दिए गए हैं। तो आप इस तरह के एमसीक्यूज में अपना जहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है वो उसको जरूर अप्लाई करें। और यहाँ पे आपके गलती के चांस 50-50 हैं। आप सही भी चीज कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता, या फिर आप गलत भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अपने इजीएस्ट क्वेश्चन, जो शॉर्टर वर्जन के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल आसान होते हैं, आप उनको हल कर लें। उसके बाद पीछे आ जाएं जो मुश्किल सवाल हैं, वहां से हम लोग फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप लोग आसानी से विद इन द टाइम अपना काम कर लेंगे या अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। Asset liability combination must would be likely result in the funds having the greatest risk of the, ये भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एग्जांपल है जो कि आपके एमसीक्यूज में आज आती हैं। नॉर्मली इस तरह के लोग क्वेश्चंस दे रहे होते हैं। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आते हैं सिंपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि जो आप बड़ी आसानी से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपका इनके ऊपर, विद इन 30 से भी ये आपको आसानी से हल कर देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो क्या कहते हैं वो अकड़ बकड़ पंबे हो, वो भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप आसानी से विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। ये ब्रेक इवन का पॉइंट उसने पूछ लिया, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये नहीं आता
तो आप इसको फॉरवर्ड करके अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। जब आपके आसान क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर इनकी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ टेक्निकल डाटा मांग लिया है आपसे। अब कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है जहां पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर आपको जब आप देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर 2-3 तरह की टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उसने उस क्वेश्चन के मार्क्स ज्यादा रखे हैं। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जहां पे आपके मार्क्स ज्यादा हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा देनी पड़ती है। एक और कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल है, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा कैलकुलेशन देनी पड़ सकती है, क्योंकि उसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजुअल इनकम फॉर ईच सॉर्ट ऑफ द जो कंपनी है हमारी, उसके ऊपर वो उन्होंने दी हुई है। तो हम लोग अपना मेथड अप्लाई करेंगे कि हमें कितनी जल्दी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इरिस्पेक्टिव आप बजाय के गलती करें या गलत कॉन्सेप्ट लिखें, उसको इग्नोर कर दें, आपके 5 नंबर जाएंगे, पूरा पेपर आपका नहीं जाएगा। ये था हमारा एग्जाम के रिलेटेड ध्यान दीजिए। अच्छा जी, ये बताएं क्या एग्जाम में सॉल्यूशन साथ लेके जाने की जरूरत होती है? यस सर। होनी चाहिए, लेकिन होती बिल्कुल। तो जनाब मुझे बात बताएं, जिस चीज की आपकी प्रैक्टिस नहीं है उसको आप एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ, बीइंग अ टीचर आई नो कि मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, बाकी भी वैसे ही करते होंगे। आप अपना सॉल्यूशन करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्यूशन पहले बोल लेते हो, अच्छा ये हो गया मसला ही कोई। ये सब की प्रैक्टिस है, कल क्लास में भी हम यही बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एग्जाम में जाते हो हमारे पास सॉल्यूशन होता वरना क्वेश्चन का भी समझ लो, आप यूं लो प्रैक्टिस है नहीं सॉल्यूशन के बगैर करने की, इसलिए एग्जाम में जाके टाइम भी ज्यादा लगता है और परफॉर्म भी लगता है। मतलब मेरी 2 टेक्निक है जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, और लाजमी नहीं उससे आप पास हो, लेकिन पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक सॉल्यूशन को नहीं देखना आपने सॉल्व करना, उससे क्या होगा, टाइम डेफिनेटली ज्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन रिलायबिलिटी बढ़ेगी। अब आपको ये पता है कि खुद से कैसे करना, एक का, और दूसरी और फाइनल बात, मैक्सिमम जो मैं कर सकता हूँ मैंने वही करना है, जो मेरे अंदर से निकल सकता है, जितना टाइम जितनी मैं एफर्ट लगा सकता हूँ मैंने वही लगानी है। उससे आगे मैं कुछ काम नहीं कर सकता। पास होते हैं आप लोग, फेल होते हैं, कितनी बची हुई गाड़ी वो 1 नंबर से फेल हुई, कोई डिसाइड भी नहीं करता 1 नंबर से कौन फेल होता है। एक दफा यार ना ऐसे एक सेशन हुआ जब हम स्टूडेंट थे, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से चाची साहब आए और हमने उनको पकड़ लिया, जो अभी आप भी करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। हमने उनको पकड़ा, ये वो सॉरी उन्होंने हर क्वेश्चन उनके कहते हैं अच्छा नेक्स्ट में जवाब देता हूं, नेक्स्ट 10-15 जब क्वेश्चन होगा हमने कहा यार ये चेक कर दे। उन्होंने एंड में बड़ी अच्छी बात की, आंसर किसी का नहीं, कहते हैं मुझे ये नहीं बताना कि पेपर बड़ा मुझे ये भी ना बताएं कि सर सिलेबस कैसे नहीं आता, मुझे ये भी ना बताओ कि सर हम इतना पढ़ते हैं लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर पाते, मुझे ये बताओ क्वालीफाई होने के बाद आता होता है कि नहीं आता, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता, ये भी छोड़ दो। आईसी में क्वालीफाई करने के बाद मुझे कोई बंदा ला दो जो अपनी मर्जी से जॉब ना करे। एक तो बंदे को मिल नहीं रहा, कुछ लोग मतलब करते ही नहीं, कोई एक बंदा ला दो जो जिसको जॉब नहीं मिल रही, तो अपनी मर्जी से भी करा हुआ गलैरा की, कोई एक बंदा ला दो जो आपको। अब हम चुप हो गए, बोलो बोलते नहीं, हम अभी बात नहीं मिल नहीं रहा सर। तो ये तो सारी तकलीफ आपने ये कही ना, यहाँ पर आप लोगों ने बार-बार फेल भी होना, ये कॉमन सिखा देते हैं ना, अपने वहाँ प्राइवेट में ऊपर कैसे होता, सामने वहाँ लिख के लगाया होता था
ए आईसीएमए वालों तुम पर सपनियां फर्ज की जैसे तुमसे पहले लोगों पर की। ताकि तुम मेहनती हो। अगर मैं बात कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर बिलाल एक गुलाम थे, तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको बड़ी ज्यादा तकलीफें दी गई। इतनी ज्यादा तकलीफें दी गई तो उनको अरब की रेत बहुत गर्म उनका मालिक कहते तो तू क्या है कि आपसे नबी नहीं है, तू क्या है जो ये तो पत्थर है मेरा खुदा तेरा अपना तो दूसरे गुलाम ने कहा बिलाल मुझे तेरी समझ नहीं। एक तो कहता ऊपर रब है, दूसरा तो कहता ये रब नहीं है। अगर वो मेरा ऊपर रब है मुझे ये क्यों रहा है कि ये मेरा बंदा तकलीफ पे तकलीफ मिली कुछ भी नहीं कर रहा, तेरा रब बिलाल कभी बर्तन लेने गया, मिसालें जो थी ना वो राखी के मुताबिक उन्होंने कहा कभी बर्तन लेने गया पानी का कहाँ कैसे लेते हो, बर्तन लेते हो चेक करते से खराब से निकलता वो कैसे पता चलता खराब है, ठोक बजा के चेक कहते फिर लेते तुम बर्तन लेते वक्त ठोक बजा के चेक करें, अल्लाह बंदा लेते वक्त ना ठोके बजाए उसे। तो ये जो आपको क्लीन किया था ना आपको ठोक बजा के चेक किया सर आप ठोक के ही आए। चंद सालों के बाद वो आप लोगों को फोन करके कहेंगे यार मेरे भाई को भी एडजस्ट करवा दो, आपके पास वैकेंसी है ये भी कर दो यार ये थोड़ा सा उनके टैक्स से रिलेटेड करवा दो। ये सब कुछ आएगा सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बर्दाश्त करेंगे, इनकी बात ये कर रहे हैं, जो बर्दाश्त करेंगे और जो यहाँ कंसिस्टेंट रहेंगे उनके लिए आएगा। अब जनाब अब हम ने जो बातें करनी कर ली, अब आप लोगों के कुछ रिजर्वेशन है वो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन लेके क्वेश्चन के तरीका आप लोग एवरेज करेंगे, आपके पास माइक भी जाया जाएगा, एक बंदा सिर्फ एक क्वेश्चन करेगा और मेरा बेटा क्वेश्चन करना है तकरीर, ठीक है जी शुरू करते हैं फ्रॉम दिस साइड। कोई क्वेश्चन तो मुझे ये लगता है कि आई कैप के हम अक्सर लेक्चर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है लाइक ऑडिट पढ़ रहे हैं कैप तो हमें वहाँ पे भी जो टीचर्स हैं वो यही शो करवा रहे हैं कि आईसीएम में तो आई कैप के हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और हमारे लिए इसके बाद क्या इंटरेस्ट है यहाँ करने के बाद हम सीए में जा सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मेजर कंपेटिटर है ना वो आईकैप है। आप लोग अगर चले जाएं एट पार वो तकरीबन 3 साल के बाद 3 साल की इंटर्नशिप देते हैं, उसके बाद उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अपना क्वालिफाइड बंदा या जो भी पढ़ रहा है बंदा वो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद जो वो जॉब कर रहा है दोनों को आप कंपेयर कर लें मार्केट में जाके किसकी वर्थ ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक ने एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं जबकि हमारा कंपटीशन उनके साथ बहुत ज्यादा है। हम लोग भी उनकी तरह ही ऑडिट कर सकते हैं, हमारे पास भी लिमिट्स हैं ऑडिट करने की, हम लोग भी टैक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेंबर ज्यादातर बैठा हुआ या तो गवर्नमेंट जॉब में या फिर जॉब के अंदर, हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस की तरफ आते ही नहीं है। तो जब तक आप प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं आएंगे अपॉर्चुनिटी तो उनके पास ज्यादा रहेगी। दूसरा ये कि जब आप वो पढ़ के आते हैं, जो भी बंदा फ्रेश है चाहे आईकैप का स्टूडेंट है या आईसीएमए का है या इवन एसीसीए का है, उनका मेंटल लेवल स्किल्स लेवल एक जैसी होती है। आपने मार्केट में जब तक अपने आप को नहीं अपनाएंगे, जब तक जॉब नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कंपीट नहीं कर सकेंगे। जी जी बोलिए। सब्सिडी है या वो कंपनी जिनका 3 मिलियन ज्यादा होता है पेडो के
उनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, वो कैन मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्यों नहीं कर सकते? जी, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑडिट राइट्स बढ़ा दिए थे 3 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक, और उसके बाद आई कैप के प्रेसिडेंट जाके प्रेसिडेंट को मिले थे, उसकी वजह से ऑर्डिनेंस बेसिकली एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से वो आगे लाखा हिस्सा नहीं बन सका था। अब दोबारा से हम लोग फिर उसकी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो 10 मिलियन तक चले जाएंगे। जहाँ तक 3 मिलियन का क्वेश्चन है, इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हैं। पाकिस्तान में जो अभी आज तक रजिस्टर्ड कंपनीज हैं SCCP के अंदर, वो 1,20,000 है। उसमें से 83,000 कंपनीज ऐसी हैं जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे कम है। तो आप 83,000 कंपनीज को डिवाइड कर लें अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस मेंबर्स पे, तो कितने वास्ट फील्ड आपके पास अवेलेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उसको जाते नहीं है। तो ICMA ने जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, उसने आपको हेल्प करनी है सीखने में, आपको एक हद तक आगे लेके जाएगा, लेकिन आगे आपने कैसे परफॉर्म करना है वो आपकी अपनी स्वाधीन है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके सौर हो जाएंगे। और ये कि CA वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे CA वाले ऐसे हैं जो 50,000 या 1 लाख से भी कम कमा रहे हैं, और बहुत सारे हमारे ICMA के जो इन मिलियंस पर मंथ कमा रहे हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या हो। सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मोहम्मद इरफान है और मैं गवर्नमेंट अप्लाई सेक्रेटरी जनरल अकाउंटेंट लाहौर। ठीक है, मुझे 3 साल बाद और माशाल्लाह मेरा सभी ये सलाम था इस तरह मेरा है एक नंबर पे दूसरे का है जी, ऐसा है कि MCQ में जैसे इन्होंने बता ही दिया है कि, और आपको पता भी है कि हर बंदे का पेपर डिफरेंट होता है। तो MCQ पेपर में जितनी भी वर्ल्ड वाइड होती है उसके पीछे एक साइकोमेट्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके क्लिक्स पे असेस कर रहा होता है, जो मैं आपको आज बता देता हूँ, आप आइंदा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आप खास तौर पे जब आपको पहला एक सवाल पेपर में आता है ना MCQ, और आप उसका राइट आंसर देते हैं, वो आपको उसी टॉपिक का एक और सवाल देगा 2-3 MCQs के बाद। ये बेसिकली जिस तरह ताश खेलते हैं ना, चाल चलते हैं, MCQ पेपर भी चाल चलने वाला पेपर है। आपने जब एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, अगर आपने उसका गलत आंसर दिया है तो फिर उसमें होगा क्या, वो आपको उसी टॉपिक का दोबारा एक सवाल देगा कि ये लो, ये ट्राई करो। आपने उसका भी अगर गलत आंसर दिया तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इसका ये टॉपिक वीक है, फिर आपको वो ऊपर नीचे 5-10 सवाल देगा कि तुम जरा अच्छी तरह अपनी कोशिश कर लो। आपने देखा होगा कि जो बच्चे फेल होते हैं अक्सर एक ही टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और वो आके कहता है यार मुझे तो सारा पेपर प्रोसेस कॉस्टिंग से ही आ गया, मुझे तो सारा पेपर फलां टॉपिक से ही आ गया। तो बेसिकली वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है और उसमें आपकी ये असेसमेंट आपके क्लिक पे डिपेंड करता है। और अगर आप एक सवाल मुश्किल दिया है, फॉर एग्जांपल मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल माना जाता है, आपने उसे ठीक कर लिया है, अब आपको मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का ज्यादा से ज्यादा ना एक सवाल और आना है, तो आप अपने पेपर पे जो क्लिक कर रहे हैं ना, और उसमें अगली बात ये तो हो गया कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करता है। हर स्टूडेंट का जो पेपर है उसकी एक वेटेज है, और वो वेटेज जो है उसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं, उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं।
तो हो सकता है कि किसी एक बंदे को एक टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है और वो समझता है कि ये टॉपिक अगर मुझे आ गया और बाकी किसी को ये नहीं आया तो वो एक मुश्किल पेपर आ गया, शायद वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का डाटा बैंक है, उस डाटा बैंक में इंस्ट्रक्शंस फीडेड है, प्रोग्राम है कि किसी एक को 100% मुश्किल सवाल नहीं दे रहे हैं। मसलन कोई भी पेपर आप ले लें, जस्ट लाइक के एसएफएम है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन एपीवी से नहीं आते, एनपीवी से भी आते हैं, कुछ सिंपल प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस के आते हैं। इसी तरह अगर एमए का पेपर है तो वेरिएंस सादा सादा भी आते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन भी आती है। तो वो एक बड़ा प्रॉपर मैनेज्ड है और पूरी दुनिया की अकाउंटिंग बॉडीज जो है वो एमसीक्यूज वाले पेपर को सबसे बेस्ट असेसमेंट देती हैं। आप देखिए आपका जो रिजल्ट्स हैं, जब आप इन राइटिंग पेपर देते थे, पेपर बेस्ड पेपर था आपका, तो तब आपके जो पेपर्स हैं एक ही टॉपिक आपसे 15 नंबर या 10 नंबर का असेस होता था, तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन एमसीक्यू में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपसे ओवरऑल ही पूरे सिलेबस से पेपर बनाया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा आसान आ गया। और वो हमारे एक टीचर थे कि जैसे कोई बच्चा पास होता था तो वो अक्सर लोग कहते थे इसका तुक्का लग गया, तो वो कहते थे तुक्के भी सारे नहीं लगते। तो पेपर भी आसान अगर आ रहा है तो आप अल्लाह ताला से दुआ करके जाए कि या अल्लाह आज मुझे वही आए जो मुझे आता है। तो ये तो मालिक की तरफ से आपको पेपर अलॉट होना है। बाकी हमने ऐसा कोई टारगेट नहीं किया होता कि जी फलां को आसान और फलां को मुश्किल। इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उसी के मुताबिक ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें मेरे खुद स्टूडेंट ने एक दफ़ा इसमें एसीसीए में पोजीशन ली थी और उस वक्त एसीसीए का ये हमें पता चला था कि इस तरीके से इसको सेट किया होता है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये ट्रिक सिखाया था कि आपने ना पहले, मसलन वो पेपर था F2 का, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन उसमें ना बहुत आता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने ना मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के ना पहले सारी गलत ऑप्शन टिक करके आगे जाते जाएं, उसको ट्रैप करें, जिस तरह ताश की बाजी में ट्रैप करते हैं ना, तो आपने पहले गलत ऑप्शन ट्रिक करके उसके सारे पत्ते शो करा देने हैं। वो जब क्वेश्चन एक दफ़ा आपको शो हो गए ना, फिर नहीं बदलने जाने। जब वो पहली दफ़ा आपको शो हो रहे हैं ना, तब वो आपके लिए यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये एक ट्रिक आपको जैसे पता चला है तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर लें, लेकिन फिर आपने याद रखना है कि आपने कौन सा गलत लगाए थे, क्योंकि आखिर पे आपने उसे ठीक करना है। तो उस स्टूडेंट ने ऐसे किया कि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन और प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन सारे पहले ऑप्शन गलत सेलेक्ट किए। जब उसे कोई 20-25 सवाल मिल गए तो उसने कहा अब ठीक है, अब उसने उसे ठीक करना शुरू कर दिया। तो आप ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप अपने पे इतना भी ना करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर पे जाएं। पेपर इस तरह का नहीं बनाया जाता कि आपको इस साइकोमेट्री की वजह से फेल किया जाए। आपका पास और फेल होने का दारोमदार टोटली आपके नॉलेज पे ही है, ठीक है। ये तो एक उसकी सिलेक्शन का एक तरीकाकार है। अदरवाइज प्रैक्टिकली प्रॉब्लम वही आ जानी थी कि किसी को आसान आ गया, किसी को मुश्किल आ गया। सही। हम कोई पर्सन छोड़ते थे, अगले एमसीक्यूज पे चले जाते हैं। तो मैंने देखा जैसे ऑडिट के पेपर में अगर इंटरनल कंट्रोल का छोड़ा है तो जब रिमेनिंग जो रह जाते हैं एमसीक्यूज उन्हें जब अटेम्प्ट करने लगते हैं तो सारे उसी टॉपिक में से आ रहे होते हैं। तो क्या तब भी सॉफ्टवेयर यही टेक्निक यूज करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये मैंने आपको बता दी है। और ये वैसे भी आप कोई ऐसा हिडन नॉलेज नहीं था कि जो मेरे पास ही। आप गूगल से वैसे भी एमसीक्यू की चेक करें ना कि किस तरह पेपर सेट किए जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी वो कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने जो बात की थी ना शुरू में, जिसको आप कह रहे थे कि एग्जामिनर इज इन अ स्टेट ऑफ मॉरल,
ठीक है, तो आपने अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, आपका कोई एरिया वीक नहीं होना चाहिए। जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे कि कान के दर्द वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इंटरनल कंट्रोल तो बड़ा अहम है। तो इंटरनल कंट्रोल जो है उसका नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि उसने बाकी आपसे कहा कि इसने अभी ये अटेम्प्ट नहीं किया, तो शायद इसका इंटरनल कंट्रोल वाला एरिया वीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी ना आपको डेटाबेस से सिलेक्ट होते हैं, तो वो डेटाबेस के अंदर उन्होंने एक वेटेज उसकी सिलेबस को भी देखा जाता है कि अगर किसी एक टॉपिक के एमसीक्यू ज्यादा आ गए हैं तो डिस्क्रिप्टिव अब उस स्टूडेंट से जरा कम पूछा जाए, तो वो सिलेबस की वेटेज को भी वो कंसीडर कर रहा होता है। वो सॉफ्टवेयर की मर्जी ही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बात ये है कि आप खुद दुआ करके जाए कि अल्लाह आज पेपर मेरा अच्छा आ रहा है जिसे मैं कर सकूं। आपने कहा कि सारा पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन सदाशिव ने कहा कि आप फाइनल जो है वो कंसेप्ट से हटके ना जी जी, तो फिर अब हम की बात करें जिस पे आपको ज्यादा यकीन राशिद साहब जरा ज्यादा मोहतर है, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, तो उनकी बात पे यकीन कर ले, कोई मसला नहीं है, मकसद पास हो जाए। थोड़े थोड़े दिन बाद आप रिजल्ट के 15 दिन बाद अटेम्प्ट करते हैं, ये सही चीज है। अच्छा भी सर जवाब दे रहे कि रिजल्ट के 15 दिन बाद अटेम्प्ट आ जाती है। उसको आपको किसने कहा कि आप उसको अटेम्प्ट करें? फाइनल में जाके जो स्टूडेंट 1-2 नंबरों से एक पेपर में रह रहा है वो सब की अटेम्प्ट प्रैक्टिकल नहीं करेगा। देखिए मैं जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोगों के 6 महीने बाद पेपर होते थे, ठीक है। जब 6 महीने बाद पेपर होते थे, मैं फेल हो गया एसएफएम में, मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा दोबारा एसएफएम देने के लिए, तो फिर फेल हो गया। मुझे 6 महीने फिर इंतजार करना पड़ा। ये ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है जिनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। आप पहली दफा पेपर दे रहे हो, आपने पहली दफा 6 महीने पढ़ के पेपर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट आ गई है। एक ना सिख था, वो ना एक केले के छिलके पे से फिसल गया, अगले दिन उसको घर के सामने फिर केले का छिलका नहीं कहता है तो फिर गिरना पड़ेगा। तो अटेम्प्ट आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि फिर गिरना पड़ेगा। आप मत लें, आप उसकी एक और रीजन भी है, कुछ लोगों का लेकिन अगर आप ओवरऑल गट देखें तो आपका हम लोगों की निस्बत बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर साल का टर्नओवर देखेंगे तो आप लोगों का बहुत ज्यादा। दूसरा उसका रीजन ये है कि आपका नॉलेज वहाँ तक अपडेट होता है। जब आप पेपर देकर भी फ्री हुए होते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसको अपने नॉलेज को रिवाइज करके बड़ी आसानी से उसको पेपर को दे सकते हैं। अपने राह से तरफ दुआ की करते तो क्या आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं? तस्वीर बनावट तो चेक रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनर चेक करता है। जो 9-2 वाले पेपर है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएससीआर, इसके सारे पेपर एग्जामिनर चेक करता है। जो आपके 9-1 में एफएफए का पेपर हो गया, एफसीएमए हो गया, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हैं ही इसी तरह के कि वो कंप्यूटर फ्री चेकिंग हो जाती है उसकी, तो वो एग्जामिनर चेक नहीं करता। लेकिन जो आपके 9-2 वाले पेपर है ML2 से ऑनवर्ड, वो एग्जामिनर चेक करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव वाले। पढ़ा तो साढ़े एतबार में सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, ऐसे तो हमारी बुक है ना। हेलो आवाज चली, हेलो थोड़ा सा नहीं आ गया।
नहीं भाई उठ के आ रहा है। फास्ट हो जाओ। सर मेरा बस एक ही सवाल है, जो हमारी एक्सेस टीम का ध्यान होता है ना, माशा बड़े अच्छे क्वेश्चन सेट किए होते हैं, लेकिन क्या उस लेवल पे एक भी सवाल हमारी बुक में है? ऐसे मेरी बुक हमारी एसीएससी की अपनी है, इवन की B4 F9 में भी नहीं है। आप इंडिया कॉपी करते हैं तो पढ़ा दे उस लेवल का, हमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पढ़ाई और लर्निंग इजी होगी और एग्जाम टफ होगा, मुश्किल हो जाती है। जी, आप जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आपने ये कहा है कि हमारी जो लर्निंग है वो शायद उस लेवल की नहीं है और क्वेश्चन टफ होता है, यही है? ओके, वो उसमें आपको हमारी वेबसाइट पे सारा लिखा हुआ अक्सर नजर आता होगा कि कोचिंग। तो कोच जो है उसका काम ये होता है कि प्लेयर को खेलना आता है, उसको ठीक करना है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया जाए, उसकी एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कराई जाए। असल में अब बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं जिस तरह तैयारी करके गया था उसी तरह के सवाल आ जाए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने 2018 में जो अटेम्प्ट आई थी, वहाँ ना मैंने फैसलाबाद में SFM टीच किया था, और उस अटेम्प्ट में SFM पूरे पाकिस्तान में 2 बच्चे पास हुए थे, एक कराची का था और एक फैसलाबाद का स्टूडेंट था। और मेरी क्लास के कराए हुए 3 सवाल कॉपी क्वेश्चन पेपर में आए थे, और उसके बावजूद मेरे 10 स्टूडेंट थे, 10 में से सिर्फ 1 पास हुआ था, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे सारे बच्चे पास हैं। तो अगर क्लास में करवाए हुए सवाल ही पेपर में आ जाए, ऐसा कभी कभी होता है। 2 सवाल डीटो क्वेश्चन आए थे, वासिफ खड़ा है, वासिफ गवाह है उस चीज़ का, और 1 सवाल सिर्फ उसमें थोड़ा सा उसने वेरिएशन लेके आया था बिजनेस वैल्यूएशन पे। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो पेपर अनसीन आपको लगता है, तो अब उसमें आपने जैसे कहा ना, वो केले को देख के इस दफा फिर नहीं गिरना। आप अपने आपको पता चल गया कि एग्जामिनर टफ देता है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा वेल प्रिपेयर करें और पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाएं, और इंशाल्लाह आपने इसी तरह किसी टाइम में पास हो जाना है। मैं SM का पेपर है मेरा, सिर्फ उसी में अटैम्प्ट लगी थी, 5 अटैम्प्ट लगी, और मैंने भी 6 माह वेट किया, और उसके दौरान पता नहीं कितनी दफ़ा प्रमोशन रुक गई और अदर बेनिफिट्स। तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि इंशाल्लाह किसी ना किसी टाइम में मैंने पास कर लेना जब मैं एग्जामिनर के लेवल का लिख लूँगा। तो आप भी परेशान ना हो, इतने डिसहार्टेड ना हो। बाकी हम अपनी कोशिश करते हैं, हम आपको हर दफ़ा अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देते भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे देते भी रहेंगे। तो आप अपने एंड पे भी देखिए। बाकी वो हम आपको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कि क्वालिफाई जब आप करें ना तो आप अच्छे कामयाब हो, तो बजा के चेक कर दें। होता क्या है, हमारे स्टूडेंट का कॉमन प्रॉब्लम है कि ये रिस्पांसिबिलिटी ओन नहीं करते। जो क्वालिफाई करे वो कहेगा मैंने तो खुद पढ़ा था, और दूसरे क्वालिफाई नहीं करे उसे सारा बर्डन टीचर पे डाल। टीचर वही है, क्लासरूम भी वही है, वहां पर 4 लोग बैठे हैं, 20 पास हो गए, 30 पास नहीं हुए, तो टीचर तो सबके लिए इक्वल था ना, वो 20 लोगों को स्पेशल तो पढ़ाया नहीं। आप सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी ओन करें कि ये मैंने पढ़ना है। टीचर ने अपना रोल प्ले करते हुए बता दी ये कॉन्सेप्ट है, इसको यहां से पढ़ लो, फर्दर प्रैक्टिस आपने की बिकॉज़ सिलेबस इतना ज्यादा है। अगर हर चीज की टोटल प्रैक्टिस हम करवाने लग पड़ेंगे तो 4 टॉपिक नहीं होंगे, यू नो वेल। हम आपको मेजर चीज बता देते हैं, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी ओन करना सीखिए। और याद रखिएगा, जो लोग रिस्पांसिबिलिटी ओन करना सीख जाते हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में सीख लें या थर्ड में, वो लोगों का जो प्रोबेबिलिटी पास होने की वो बढ़ता है। ठीक है सर, आप राइट सर। भी रिसेंटली जो आया उसके मुतालिक मेरा कि मेरे एक दोस्त ने SMA का पेपर दिया और 43% हुआ। तो अब उसने एक सवाल नहीं किया था पेपर में का, इसके फला क्वेश्चन में अब वो सवाल से टेस्टिंग को तो ये कौन सा
जी, पहली बात तो ये है कि ये आपको उसने बताया है। ओके, लिसन। मैं भी ना, जब मैंने 2018 में आईसीएम में ज्वाइन किया ना, तो मैं भी बच्चों की हर बात को ना आगे पहुंचा देता था हेड ऑफिस। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और ये रियल सेम ऐसा सिनेरियो। एक बच्चा आया, उसने कहा सर मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया था, मेरे नंबर कहाँ से लग गए? ये तो ब्लंडर है, आईसीएम में का तो सिस्टम ऐसे है। तो ये, और एक सवाल मैंने किया था उसमें 0 है, वो कहते हैं उनके मुताबिक नहीं लगा। मैं भी मासूम सीधा साधा बंदा, मैंने वो बात उठाई, उसकी एग्जाम डायरेक्टर को बताया, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने बात एग्जाम कमेटी में कर दी। बाद में मेरे गले पड़ गई। बच्चे का पेपर निकलवाया गया, उसने पेपर किया हुआ, उसने वहां उसके नंबर भी लगे हुए थे, वो सारा कुछ सही साबित हो गया, झूठा मैं हो गया। मैंने उस दिन से ये सबक सीखा कि बच्चे की सुनी सुनाई बात इस तरह की आगे नहीं है। तो मैं आपका भी चेक करा दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। आप तो सामने हमारे पास है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देख लेंगे कि आपका कौन सा ऐसा सवाल था जो आपने नहीं किया और आपके नंबर लग गए, और जो आपने किया वो नहीं है। तो पहली बात है, सुनी सुनाई बातों को ना मैंने तो यकीन करना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे छोड़ दिया हुआ है कि अब ये बच्चा जो है ना, ये अपने जज्बात या सम टाइम हो सकता है उसे ख्याल आया हो कि मैंने ये नहीं किया और उसने किया। मैंने जब देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने उनसे कहा कि जी आइंदा मैं इस तरह की कोई बात आपकी बच्चे के कहने में आके नहीं करूंगा। हाँ, अगर पर्सनली मैंने कुछ देखा हुआ ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कह देते हैं जी ऑप्शन ही नहीं निकलती। ये अक्सर बच्चों का ये सवाल है कि मैंने पेपर में, मैं तो इतना एक्सपर्ट बंदा था, मैंने तो ये टॉपिक हर किताब से किया हुआ था, सवाल आया उसका जो आंसर आता है ना वो ऑप्शन ही नहीं निकल रही जो आपने दी है। और मुझे कराची का बच्चा था, उसने कहा सर हर दफा एसएमए में आता है वो सवाल। मैंने कहा तुम्हारी अभी अटेम्प्ट आनी है ना, तुमने इस दफा वो लिख के लेके आ जाना है और तुमने कोशिश करनी है इज एम आर कॉमा भी गलत ना हो। उसने कहा सर ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा तुम कहीं रफ पे लिख के ले आओ, जब तक तुम मुझे दिखाओगे नहीं ना तो तब तक मुझे अब यकीन नहीं है कि तुम्हारे एमसीक्यू का आंसर आता है या नहीं। अच्छा, उसने किसी न किसी तरीके से वो लिख के ले आया और मैंने उसे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज दिया। मैंने कहा ये इसका ऑप्शन है, ये इसमें ट्रिक ये है, तुमने जिस किताब से इस सवाल को देखा था वहां रिक्वायरमेंट ये थी, इसने रिक्वायरमेंट बदली थी। तो हम लोग मतलब इसमें कोई सॉफ्टवेयर का ट्रिक नहीं है। बच्चे बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि सवाल नहीं था, समटाइम आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है, ये बड़ा इशू बनाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें देखी जाती हैं तो वो उसमें होता है एग्जाम डिपार्टमेंट और एग्जाम कमेटी इस सारी चीज़ को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही होती है। वो समझते हैं कि आपके जितने नंबर आने चाहिए उतने ही हैं। ये जो इवन आपके पेपर है इनके नंबर भी 2-3 दफा चेक होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अगर इतने नंबर है तो वाकई वो इतने थे कि नहीं। तो इस तरह नहीं है, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बताइएगा, हम चेक कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जाती है कि जो है ये बात पहले भी 1-2 दफा आई है और आईटी को हमने बताया है कि बेसिकली आईटी का इशू आ जाता है हेड ऑफिस जो नेटवर्क है ना उसकी तरह से। हो सकता है कि जॉब्स के लिए कैंडिडेट 2 हैं, एक सीए एक ईसीएम में, लेकिन अगर मैं 2 लोगों का नाम देता हूँ, एक हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहरयार, एक लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कामरान चीमा, कौन से बेस्ट होंगे? दोनों के डोमेन डिफरेंट है, सीए वालों की डोमेन डिफरेंट है, आईसीएमए वालों की डोमेन डिफरेंट है। आप लोग 2 डिफरेंट लोग हैं। आप लोगों की डोमेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, ठीक है, आप लोगों की डोमेन वो नहीं है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बैठे हैं, हम लोगों को यहाँ पे कंपेटिटिव स्टडीज करनी पड़ती हैं। हम लोगों को एमबीए का भी मुकाबला करना है, हमें सीए का भी मुकाबला करना है, हम लोगों ने इसका भी मुकाबला करना है। इसलिए हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका फोकस कॉस्ट पे नहीं है, उनका फोकस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे नहीं है, उनका फोकस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसएफएम, इन चीज़ों पे नहीं है। उनके दो पेपर हैं सिर्फ, एक कॉस्ट और एक बीएफए का।
इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर फिर हमारा फोकस तो उतना ही है, लेकिन नहीं है जितना उन लोगों का ऑडिट के ऊपर उनका है। लेकिन हम लोगों का भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हम लोगों का भी कोर्स हो गया है, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं बनता। प्लीज़ इसको कंपेयर ना किया करें। और आप लोग फिर देखते हैं कि डिग्री, अभी पिछले दिनों में से एक सवाल हो रहा था दीदी MBA कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डिग्री होती है, इंसान पे बेस करता है। तो वो क्या, आपको डिग्री सिर्फ इंटरव्यू टेबल के ऊपर लेकर जाओ। आप इंटरव्यू टेबल के ऊपर चले गए हैं, सिर्फ डिग्री ने वहीं तक काम करना है। अब बाकी काम आपका है कि आप क्या हैं, आपने क्या लर्निंग की है, आपने क्या किया। मैंने कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कई की पोस्ट के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर एक और बंदा उन्होंने रखा हुआ होता है, लेकिन की पोस्ट के ऊपर ऐसे लोगों को अकाउंट्स में देखा है जो मैट्रिक पास, लेकिन उनको आता है सब कुछ। आपकी डिग्री, मैंने फिर कहा कि आप लोगों को इंटरव्यू टेबल के ऊपर लेके जाएगी, बाकी आपके ऊपर है कि आपने कैसी पढ़ाई। ठीक है जी, ये CA से रिलेटेड ना मुझे भी बात एक याद आ गई। मैंने जैसे बताया कि मैं इंजीनियर बन रहा था और फैमिली में सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर थे, मैं पहला अकाउंटेंट था। अब मेरी फैमिली में 20+ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, जिनमें CA भी हैं, ACCA भी हैं, ICW भी हैं, और मैं पहला था। मैं उन सबको इधर लेके आया हूँ, वरना वो सारे इंजीनियर डॉक्टर बन रहे थे। एक साहब आगे बैठे थे, मैंने अपनी जिंदगी की जो बहुत बड़ी गलती है, एक से गलती वो तुमसे पूछी कैरी कर। उन्होंने आगे मुझे पूछा आपकी कितनी अटेम्प्ट है, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब था। फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने कहा जी पहली। उससे बड़ी गलती, बल्कि मुझसे गलतान हुआ, मैंने उनसे ये पूछी आपकी कितनी है, उसने कहा मैं तो 12वीं दफा ले आया हूँ। जनाब मेरा मोराल यूं आया कि वो 12 टाइम दे के अगर क्वालिफाई नहीं कर सका तो मैं एक दफा कैसे कर लूंगा, यकीन करे नहीं। तो जनाब आई रिक्वेस्टेड कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो लोग क्वालिफाइड हैं, और ऐसे बिल्कुल बंदे से मिलें जिनकी 3 से 4 टाइम लग चुकी है, तो वो कंफ्यूज हो चुका है और वो आपको भी कर दे, बेहतर है। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा मशवरे ना, बहुत ज्यादा मशवरे बहुत नुकसान देते हैं। इसलिए एक एनवायरनमेंट में अगर एक बंदा गुजरा है तो एनवायरनमेंट में आप भी गुजरेंगे और आप इसको क्वालिफाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन है जिसका जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, एक बच्ची ने ICMA और ICAP की बात कर दी है, CA और ACMA की, थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। उस कंफ्यूजन की क्लैरिटी के लिए मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा टाइम लें और ये बात का क्लियर करें। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, तो देखो मैं ICMA में भी पढ़ा रहा हूँ और मैं ICA वालों के जो फाइनेंस का एक सब्जेक्ट होता है BFD, मैं उन लोगों को भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने उधर भी स्टूडेंट्स देखे, मैंने इधर भी उतने मसाइल नहीं बने, तो इस पे हम देख रहे हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। इवन सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि अगर सिस्टम स्लो है तो चलो रैम बढ़ा दो, तो इस तरह की चीज़ें भी हम देख रहे हैं, या लाहौर के एंगल से भी। और बाकी ओवरऑल नेटवर्किंग का इशू आ जाता है, वो थोड़ा बहुत आपको अभी इसमें करना पड़ेगा, लेकिन इस पे वर्किंग हो रही है कि ये फास्ट हो जाए। सर जैसे आपने बताया कि फास्ट पेपर जो हैं वो सॉल्व किए जाए, जब से कोविड में एग्जाम आ रहे हैं MCQ टाइप, तो उसके लिए तो कोई ऐसा फास्ट पेपर कहाँ से किए थे? 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ICMA की साइट के ऊपर, दूसरा मैंने आपको कहा था गूगल करने का, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, सिंगल टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सर जैसे फास्ट पेपर में ये होता है ना, मतलब पेपर दे के एवेल्युएट कर लेता है कि कहाँ से गलतियाँ हुई हैं, उस तरह की प्रैक्टिकली अच्छा जी, ऑफिशियली ये सेरेमनी एंड हो गई है और अब आप लोगों की तवाज़ा की जाएगी तैयारी के साथ। सर लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक वीडियो भेजी है, उसने कहा सर ये देखें, ये प्रोफेशनल स्टूडेंट है। तो जनाब मौसम नकवी का एक शेर है, वो कहता है लगी भूख तो ये अकड़ खुला, कौन किस तरह साहिब इखलाक है,
आज पता चलेगा ये खाना जिंदगी का पहला या आखिरी खाना तो नहीं है ना। तो जनाब आई होप तो कि ये पिछले 3 घंटे से हम आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म की बातें बता रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल रहेंगे और इस बात की यकीन के साथ कि खाना सबको मिलेगा। थैंक यू।